हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फुल स्टैक प्रो। मेरा नाम है सत्य प्रकाश। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2023 में ऐसे कौन से कंसेप्ट से रिएक्ट जेएस पे जो आपको हेल्प करेगा जॉब लेने में इफ़ यू आर अ बिगनर। सो अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस है जो जेन्युइनली हेल्पफुल भी है, बट वो वीडियोस आपको कहीं ना कहीं कॉल बैक हेल में डाल दे, ट्यूटोरियल्स हेल में डाल देगा। क्योंकि इतने सारे वीडियोस का अगर आप पढ़ने जाओगे, उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिस भी कर सकते हो। तो मेरा इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप पढ़ने पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप अपने इंटरव्यूज़ को इजीली क्लियर कर सकेंगे। तो विद दैट सेट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है वो एरे का है। एरे, क्लोजर्स, करिंग, होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन, जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेट मी पॉइंट आउट या ये जो क्लोजर्स, करिंग, होस्टिंग, टेम्पोरल डेड जोन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये जो करोगे ना, ये ज़्यादातर फर्स्ट राउंड में इसी को ही पूछे जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो देयर विल बी हाई चांसेस दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। एंड सेकेंड टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्ट, फंक्शंस, क्लास, दिस कीवर्ड। तो ये सब आपको कब हेल्प आएगा कि देखो, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं और जो क्लास होता है, तो जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हम रिएक्ट में क्रिएट करते हैं वो इन दोनों को ही, फंक्शनल कंपोनेंट्स इस फंक्शन वाले अप्रोच को यूज़ करता है और क्लास कंपोनेंट्स इस क्लास वाले अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो जो दिस कीवर्ड है वो क्लास कंपोनेंट में यूज़ होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि दिस कीवर्ड कब क्या किसको रिफ़र करता है। तो ये मैंने एक छोटा सा स्निपेट है, वो मैंने आपके सामने रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो कि ये कब विंडो को रिफ़र करता है, कब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है ये। तो इसके ऊपर MDN पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। फिर क्लास में आपको सुपर और कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्लास कंपोनेंट्स को अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। बहुत सारे फ्रेशर्स क्या सोचते हैं कि अगर उनको फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गया अच्छे से तो वो इंटरव्यू के लिए रेडी है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो वहाँ पर पुराने बहुत साल पहले जो कोड लिखे हुए होते हैं किसी दूसरे डेवलपर ने, हो सकता है कि वो क्लास कंपोनेंट में हो, क्योंकि रिएक्ट 2016 से ही पब्लिक के यूज़ में है। तो अगर क्लास कंपोनेंट का आपको आइडिया नहीं होगा तो दूसरे डेवलपर ने जो ऑलरेडी कोड करके रखा होगा वो 500 से 1000 लाइन्स ऑफ कोड भी होता है एक एक कंपोनेंट में, तो उसमें आप फंस जाओगे फिर। तो इसलिए क्लास कंपोनेंट्स को भी अच्छे से आपको करना होगा। तो उसमें ये जो इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिएगा। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेथड्स क्या होते हैं, इनको भी कवर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बताया है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर यूज के की वैल्यू पेयर है, उसमें जो ये फुल नेम है, एक तरह का फंक्शन है, उसको मैंने ये ऑब्जेक्ट प्लस दैट ऑब्जेक्ट से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, वो एरो फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं होता है, बट इंटरव्यूअर आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करेगा इस पे। और ये फंक्शन इन्वोकेशन क्या होता है, फंक्शन इन्वोकेशन मतलब जैसे हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, ये यहाँ पे जो इतना है ना, ये पूरा ये करली ब्रेस से लेकर ये वाले करली ब्रेस तक ये पूरा फंक्शन एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे जो हमने कॉल किया है इसको बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन। और हमने ये फंक्शन एक्चुअली इस फुल नेम के अंदर से कॉल किया है। तो ये फुल नेम जो हो गया, ये हो गया हमारा फंक्शन असाइनमेंट। और ये एनोनिमस फंक्शन और कॉल बैक्स फंक्शन क्या होते हैं कि इसका एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे की वीडियो में, आगे की स्लाइड्स में। तो जो एनोनिमस फंक्शन, जितने भी कॉल बैक फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे के सारे एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस फंक्शंस मतलब जिनका कोई नाम ना हो। फिर ये फंक्शन के पैरामीटर्स किसको बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट्स किसको बोलते हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग हैं ना, यहाँ पे ये वाले एम्प्टी करली ब्रेस में दिख रहा है, इस एम्प्टी करली ब्रेस में हम जो भी डालेंगे ना वो होता है फंक्शन के पैरामीटर्स।
और जब हम यहाँ जब जब कॉल करने के टाइम पे हम उसको यहाँ पे कुछ पास करेंगे वैल्यूज, वो होता है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। फिर ये ब्लॉक स्कोप के आप ऊपर भी आपको पूछ सकता है। तो ब्लॉक स्कोप बेसिकली क्या होता है, आप देखोगे तो मेरे पास एक स्निपेट है यहाँ पर, और ये पूरा लिस्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ स्लाइड पे, ये वो सारे लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये सारे लिस्ट जो आपको पढ़ने होंगे। तो हम आते हैं अपने ये स्कोप पे। तो स्कोप में आप देख सकते हो ये इधर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है वार से, यहाँ पे लेट से, ये एक स्कोप हो गया इस कर्ली ब्रेस के अंदर, ये भी एक स्कोप हो गया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वार है, तो इनको मैं जब रन करता हूँ तो ये मुझे स्कोप 1 इसमें से पहले देगा, स्कोप 1, फिर ये स्कोप 2, फिर ये सॉरी ये यूटी नहीं आएगा, ये मैं कुछ ट्राई कर रहा था, मैं आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करके दिखा, ये देखो ये वाला यहाँ से आएगा फ्रॉम वार से। बट अगर मैं यहाँ पर लेट var 1 इक्वल्स टू एम्प्टी करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये देखो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप के अंदर। और अगर सेम मैं इसको हटा के यहाँ पर डिफाइन करूँगा ना, फिर आप देखो ये ओवरराइड हो जाएगा, नहीं सॉरी एरर आएगा इसमें, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। बट अगर मैं इसको वार से अगर करता हूँ तो ये डेफिनेटली ओवरराइड हो जाएगा, जो वार इज ओवरराइडेबल, ये देखो पूरा एम्प्टी हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसको XYZ कुछ भी करता हूँ तो यहाँ पे वो ओवरराइड होके आ जाएगा। सॉरी ये एंड्रॉइड चला गया, ये देखिए XYZ यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये आपको स्कोप का बहुत ज़्यादा आपको दिखना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो तो कमिंग टू आवर स्लाइड्स। फिर आता है आपको प्रोमिसेस, कॉल बैक्स, असिंक, अवेट। इसके ऊपर तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। प्रोमिस डॉट ऑल कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सारे प्रोमिस के मेथड्स, रेस, एनी, रिजॉल्व। इसमें आपको पूछेगा कि ये पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होते हैं प्रोमिस डॉट ऑल में। तो एक्चुअली मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि ये एक्चुअली प्रोमिस डॉट ऑल में कभी ये पैरेलली एग्जीक्यूट करता ही नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको, ये एक्चुअली इसका एक एग्जीक्यूशन स्टैक होता है क्यूज, तो वो एक अलग ही कंसेप्ट होता है। बट आप याद रखिएगा ये पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करता है। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको जो असिंक, अवेट और डॉट देन, डॉट कैच, डॉट फाइनली इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने एक रिएक्ट के हिसाब से बताया है आपको। डॉट देन, डॉट कैच कैसे यूज़ करना होगा, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो हम लोडिंग इंडिकेटर दिखाते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसको ट्रू कर देते हैं, और फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तो हम उसको फॉल्स कर देंगे, और जब एरर आएगा तो हम एक एरर ब्लॉक को एक्टिव कर देंगे यहाँ पर। ये होता है डॉट देन, डॉट कैच को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये भी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। फिर असिंक, अवेट कैसे यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ट्राई कैच ब्लॉक में भी हम फाइनली का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हम अपने सारे क्लीनअप और रीसेट करना हो कुछ तो उसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं फाइनली ब्लॉक में। फिर कॉल बैक्स में एक ड्रॉबैक होता है, दैट उसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो जब भी ऐसा एक फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हो, उसके रिटर्न के ऊपर दूसरा फंक्शन डिपेंडेंट हो, तो इस टाइप का एक ट्राइंगुलर पैटर्न बनता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो ये एक्चुअली अभी कोई यूज़ नहीं करता है, मोस्टली आपको प्रोमिसेस, ये असिंक, अवेट और ये डॉट देन, डॉट कैच वाला ही आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर अगला कंसेप्ट है अपना, अब भी आते हैं प्योर रिएक्ट के ऊपर। ये सब रिएक्ट के कंसेप्ट्स होते हैं, इन कंसेप्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। सबसे पहले तो फंक्शनल और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के क्या क्या पॉजिटिविटीज है और क्या क्या नेगेटिविटीज है, दे आर प्रोस एंड कॉन्स। और क्लास कंपोनेंट्स के अंदर ये दिस कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है। फिर स्टेट और प्रॉप्स, ये दोनों को हम मतलब स्टेट क्या होते हैं और प्रॉप क्या। स्टेट मतलब एक एप्लीकेशन का एक मतलब आपके जो कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर स्टेट होगा, प्रॉप्स मतलब उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, मतलब जो हम लोग ने एक प्रोडक्ट लिस्ट कहीं ना कहीं से कॉल हुआ होगा, मतलब किसी दूसरे पेरेंट कंपोनेंट से आया होगा, तो उसमें से वो कौन कौन से प्रॉप ले सकता है, या तो किसी पेरेंट कंपोनेंट से ये कॉल मतलब कॉल होके आया है, या तो किसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट के प्रॉप्स इसको मिले हैं, यानी कि कुछ वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ जो इसको मिले होंगे, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं।
फिर ये स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं। स्टेट मतलब अगर वो लोड हो रहा है या रिलोड करवा रहे हो या उसमें एरर आया है, तो ये एक्चुअली स्टेट होते हैं। या तो कोई पैजिनेशन आपने बनाया है, उसको क्लिक किया तो पहले टाइम पे 20 आए, फिर सेकेंड टाइम पे क्लिक करने पे फिर नेक्स्ट 20 आए, फिर आप किसी दूसरे कंपोनेंट में चले गए, तो आपको अभी टोटल 40 आइटम्स को आपने कॉल करवा लिया है। तो उसको प्रिजर्व करना है कि वापस से स्टार्टिंग से कॉल करवाना है, तो ये सब स्टेट मैनेजमेंट में आ जाता है। तो इसमें स्टेट मैनेजमेंट अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, तो उसके लिए आपको रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट के हिसाब से एक स्निपेट में बताया कि कैसे आप इसको, ये जो सारे स्टेट्स हैं ना हमने यहाँ पे बनाए हैं, इसको हम लोग एक्चुअली यूज़ रिड्यूसर के मेथड से भी, यूज़ रिड्यूसर के हुक से भी कॉल कर सकते थे, मतलब क्रिएट कर सकते थे, बट मैंने इसको सिंपल रखने के लिए यूज स्टेट का यूज़ किया है। तो इस सेम उसी तरह हम लोग इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, इस तरह इसको क्रिएट करते हैं। तो आगे आपको रिएक्ट के कुछ प्री डिफाइंड हुक्स जो होते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको पूछेंगे, ये यूज़ मेमो और ये यूज़ कॉल बैक, ये दोनों, ये सबसे ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा पूछेंगे। सबसे इजी आपको ये यूज स्टेट और ये यूज़ इफेक्ट, ये आपको सबसे इजी लगेगा, बट बाकी के जो रेफ्स है वो रेगुलरली यूज़ नहीं होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, तो आप थोड़ा ये दोनों को अच्छे से करिएगा क्योंकि ये परफॉर्मेंस के लिए बहुत यूज़ होगा ये। और इन हुक्स को यूज़ करके हम अपने खुद के कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कस्टम हुक का। तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाया था, जहाँ एक टू डू का एक फीचर था, ये एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट में बना हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जावास्क्रिप्ट में भी सेम पैटर्न ही फॉलो करना है, बस आपको टाइप कास्टिंग नहीं करना है। तो ये यूज़ लोकल स्टोरेज, तो जब भी हम अपना खुद का हुक बनाते हैं ना, तो ये यूज़ स्टार्टिंग में यूज़ करके उसको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। और इसको हमने कहाँ कॉल किया है, एक कंपोनेंट है वहाँ हमने इसको कॉल किया है, ये आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है क्योंकि इधर ये एक पैरामीटर को एक्सपेक्ट करता है, ये देख सकते हो ये पैरामीटर ले रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको पास किया है। तो इस तरह आप अपने खुद के कस्टम हुक्स बनाना सीखिएगा। फिर डोम के जो कंसेप्ट होते हैं, डोम के अंदर कैसे वो डोम ट्री का स्ट्रक्चर होता है, एक इवेंट कैसे आता है, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। फिर स्टेट्स, मैंने बताया था स्टेट्स और प्रॉप्स के बारे में। फिर स्टेट लिफ्टिंग क्या होता है कि आप पेरेंट से चाइल्ड में तो स्टेट पास प्रॉप पास कर रहे हो या स्टेट पास कर रहे हो, जो भी स्टेट होगा, तो चाइल्ड से अब पेरेंट की तरफ कैसे आपको वो पास करना होगा, प्रॉप या स्टेट, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग और सस्पेंस, ये मतलब अगर आपका कोई कंपोनेंट लोड अभी तक नहीं हुआ है तो उसके बदले में आपको लोडिंग करके दिखाना होगा, तो ये एक्चुअली लेजी लोडिंग और सस्पेंस का एक पार्ट है। फिर स्टेट मैनेजमेंट विद कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंट्रोल्ड मतलब जो हम लोग यूज स्टेट से करते हैं ना, तो वो कंट्रोल्ड होते हैं, और यूज रेफ से जो करते हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो ये इसका पूरा आपको पढ़ना होगा। रिएक्ट राउटर डोम से आपको राउटिंग करवाना, उसमें फिर ऑथेंटिकेशन करना होगा, कुछ कुछ राउट्स को हमको सिक्योर रखना होगा कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो एक कोई हमारा कोई साइट में जो जैसे मान लो डैशबोर्ड है, अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको हमें वो नहीं देना, शो नहीं करवाना है उस राउट में, वो राउट पूरा हिडन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद एरर हैंडलिंग, प्योर कंपोनेंट्स एंड मेमोराइजेशन, ये प्योर कंपोनेंट्स एंड मेमोराइजेशन ये भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, ताकि रिएक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा री रेंडरिंग ना हो, इसीलिए ये प्योर कंपोनेंट्स और मेमोराइजेशन एक उसमें टॉपिक है। प्योर कंपोनेंट्स तो पूरा टॉपिक है, कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के एक रूल्स होते हैं, और मेमोराइजेशन तो जावास्क्रिप्ट का ही एक कंसेप्ट है। फिर फॉर्म सबमिशन, वैलिडेशंस, फिर उसमें से फाइल्स और इमेजेस, वीडियो, इन सबको कैसे आप हैंडल करोगे, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ, जैसे कि बाकी के जो यूट्यूब पे जो वीडियोस है ना, उसमें ज़्यादातर कंसोल लॉग करके दिखाते हैं, बट मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। तो एक्चुअली ये सब जो विथ करके लिखा हुआ है,
एक्चुअली हायर ऑर्डर कंपोनेंट को डिफाइन करने का ना कुछ रूल नहीं है। जैसे स्टेट्स को हम डिफाइन खुद के हुक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो यूज़ हुक लिख के करते हैं, मतलब यूज़ स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं हम लोग। बट हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के लिए ऐसा कुछ कन्वेंशन नहीं है, बट हम लोग उसको विथ करके लगाते हैं ताकि ये बाकी डेवलपर्स को पता चले। ये एक de facto टर्म कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक उसको फिर अगर हम कुछ हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको यूज़ कैसे करना है अभी, तो एक डॉक ब्लॉक उसके बारे में लिख लेते हैं ऐसा। तो इससे क्या होगा कि एक जो दूसरा डेवलपर इसको यूज़ करने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये इस HOC का हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक हुक, ये हुक क्या कर रहा है बेसिकली, कोई यूज़र जब हमारे साइट पे लॉगिन होता है तो उसको वो प्रॉपर मतलब उसके सारे मतलब वो कौन से उसका मतलब एड्रेस, उसके मतलब सारे डिटेल्स को वो कैप्चर कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम हमको दूसरे किसी पेज पे जब यूज़र के डिटेल्स चाहिए होंगे तो हमको API कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो विथ यूज़र करके हमने बनाया ना, इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी, ये एक ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। इसके अंदर हम लोग ये मल्टीपल HOCs को हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा पूरा जो स्टोर होगा, जैसे रिडक्स का जो स्टोर होता है या अपने कॉन्टेक्स्ट API का भी आप स्टोर बना सकते हो, तो ये पूरा स्टोर की वैल्यू उसको देता है। फिर ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये एक्चुअली हम लोग i18 नेक्स्ट करके एक लाइब्रेरी है उसका हमने यूज़ किया है। तो ये उसका हमने ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाया है ताकि हम लोग को प्रॉप में उसके सारे प्रॉप्स मिल जाए उस रिएक्ट i18 नेक्स्ट के। और फिर ये करंट यूज़र जो लॉग्ड इन होगा उसका भी एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट का प्रॉप्स हमको इस क्लेम रिवॉर्ड मॉडल के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो आपको आना ही चाहिए। CSS हो या SCSS या मटीरियल UI बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है अभी स्टार्टअप्स के बीच में। फिर एक चक्रा UI भी आता है। हम लोग पहले बूटस्ट्रैप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अभी भी बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करते हैं, बट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादातर मटीरियल UI प्रिफरेबल होता है। और अगर आप ऐसे खुद के कोड लिखते हो कोई फ्रेमवर्क के लिए तो आप उसको SCSS से करिएगा, क्योंकि SCSS बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आपको मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये CSS एज कम्पेयर टू CSS लेस लाइन ऑफ कोड पे ये क्रिएट करके दे देगा आपको। फिर रिएक्ट का जो आर्किटेक्चर है, अगर आप किसी अच्छे कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपको डेफिनेटली ये रिएक्ट के आर्किटेक्चर के ऊपर पूछेंगे। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या ये सब चीज़ों को पढ़ते हो, कोई आर्टिकल्स हो गए, आप कितना ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड रखते हो। तो अब जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिएक्ट का एक्चुअली 18.2 वर्जन चल रहा है। तो उसमें आपको इस पार्ट में आपको क्या पूछ सकते हैं, रिएक्ट का कोई न्यू फीचर आ गया, मान लो जब आप वीडियो देखोगे तो 19 वर्जन या 20th वर्जन आ गया होगा, तो हो सकता है आपको उसके रिलेटेड नए फीचर्स क्या है वो पूछ सकता है। तो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है, एक वर्चुअल डॉम और रियल डॉम का डिफ्रेंशिएट करो, रिएक्ट कैसे वर्चुअल डॉम को मैनेज करता है। फिर ये हाइड्रेशन क्या होता है रिएक्ट में, रीहाइड्रेशन क्या होता है। ये रिएक्ट के साथ जो हम लोग तो हाइड्रेशन ही यूज़ करते हैं, जो नेक्स्ट जेएस है ना वहाँ पे रीहाइड्रेशन का कंसेप्ट आता है, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक फ्रेमवर्क है रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है, तो इसका पूरा कंसेप्ट ही अलग है। मैं अपने बाकी के वीडियोस में ये सारे जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस लाऊंगा, ताकि ये सिंगल वीडियो में आपको इतना कुछ मतलब अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। फिर बेसिक पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी के चैनल्स में भी आपको वही चीज़ मिलने वाला है। तो मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा लेके आऊँगा जो एक्चुअली में कंपनीज में यूज़ होता है, तो आपको भी समझ में आएगा कि वहाँ जाके आप क्या कोडिंग करने वाले हो। क्योंकि आप जब खुद के लिए कोड करते हो ना यूट्यूब से वीडियोज़ को देख के, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 राउट्स में या 10 राउट में ख़त्म हो जाता है प्रोजेक्ट, या 15 से 20 कंपोनेंट बनाते हो, कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। बट एक्चुअली रियल में ऐसे 100+ कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको सब सिखाऊंगा। फिर रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स, ऑटोमेटिक बैचिंग, ये एक्चुअली री रेंडरिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। फिर ट्रांजिशंस, रिएक्ट के कौन से नए हुक्स आते हैं, रिएक्ट डोम, क्लाइंट, सर्वर, ये सब आपको आर्किटेक्चर में पढ़ना है। अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, ये बेसिकली
बहुत प्रोफेशनल कंपनीज जो बड़े पैकेज देती होगी 10-12 लाख का पैकेज, ये शायद आपको पूछेगी, और बाकी के कंपनी से नहीं पूछने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। फिर APIs को आप कैसे हैंडल करोगे एक्सियोस के साथ। तो एक्सियोस एक्चुअली एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इसके वीकली डाउनलोड्स आप देखोगे तो 42 मिलियन से ज़्यादा है। तो इससे आप एटलीस्ट रेस्ट API यानी कि गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे मेथड्स आप कैसे कॉल करते हो। ये जो मैंने कहा ना, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, अपडेट, ये जो भी है, इनको एक्चुअली HTTP मेथड्स भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना वहाँ पे, ये HTTP मेथड्स भी, ये सारे HTTP मेथड्स को हम एक्सियोस से कॉल कर सकते हैं अपने रेस्ट API के लिए। फिर एक और GraphQL भी होता है, बट अभी आप बिगनर हो तो GraphQL आपको कोई पूछने वाला नहीं है, वो देखेंगे आप रेस्ट API पे अच्छे से कर सकते हो कि नहीं। तो रेस्ट API इसका कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, कैसे आप रिएक्ट में उसको हैंडल करोगे। ये आप फ्रंट एंड डेवलपर भले ही हो, तो आपको बैक एंड डेवलपर जो API देगा वो आपको अपने डेटा अपने ऐप में रेंडर तो करवाना पड़ेगा ना उसके अकॉर्डिंग। फिर जब ये सब हो जाएगा तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, एटलीस्ट एक अच्छा खासा टू डू ऐप बनाकर, या एक फेक ई-कॉमर्स का साइट बना के जहाँ पे एटलीस्ट एक चेकआउट हो सके, डे नाइट मोड यानी कि डार्क मोड या लाइट मोड। फिर आप जो उसमें कोई यूज़र लॉगिन होता है तो उसके रिगार्डिंग जो कॉन्टेक्स्ट और सेशंस होते हैं वो आप मैनेज कर सकते हो। लोकल स्टोरेज का इसमें कैसे आप यूज़ कर सकते हो। फिर ऑथेंटिकेशन के लिए आप थोड़ा फायरबेस को भी सीख लीजिएगा, जिसमें आप फायरबेस के एटलीस्ट बेसिक जो गूगल से लॉगिन करना या फेसबुक, मोबाइल नंबर पे OTP भेजना, अपने डेटा या कोई यूज़र के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसको आप फायरबेस के स्टोरेज पे कैसे सेव कर सकते हो, ये सब चीज़ें सीखिएगा। और लास्ट में कहूँगा, अगर आप पेमेंट गेटवे डालना सीख लिए, पेटीएम, रेजरपे, स्ट्राइप, ये 3 बहुत पॉपुलर है, अगर आप ये सीख जाते हो तो फिर तो भाई आपके लिए बहुत सारी तालियां, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने हिसाब से पूरा जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए। आपको इन टॉपिक्स के अलावा ना आपको और कोई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा अगर आप यही प्रैक्टिस करते हो अच्छे से। तो प्लीज़ आप बहुत सारे टॉपिक्स का मतलब इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करने के लिए मत बैठिएगा, इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़िए। अगर आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हो या एक बिगनर हो जो फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हो, तो दीज कंसेप्ट्स आर मोर देन इनफ। तो आज के लिए मैं यही स्टॉप करता हूँ वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं अपने चैनल पे से नए नए वीडियोस और डालने वाला हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके अपने जॉब प्रिपरेशंस के लिए। और मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ वो जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है ना, मैं आपको वही प्रोजेक्ट्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।